कहानी की शुरुआत जापान के ओसाका से होती है, जहां पर हमें याकुजा गैंग के लीडर को दिखाया जाता है। याकुजा गैंग के 3 सदस्य उसके सामने घुटने टेक देते हैं क्योंकि इन तीनों ने कोई गलती की थी। इनका बॉस इन तीनों के सामने एक चाकू रख देता है और इन्हें माफी मांगने का एक मौका देता है। वो कहता है कि अगर तुम लोग अपनी गलती स्वीकार कर लेते हो तो तुम तीनों के लिए मेरे पास एक और काम है। सबसे पहले जोए चाकू को लेता है और उससे वो अपनी कानी उंगली काट लेता है। इसके बाद जोए का दोस्त भी अपनी गलती कबूल करते हुए कानी उंगली को काट लेता है। दोनों ने अपनी गलती को कबूल कर लिया था। जब बीच वाले की बारी आती है तो वो उंगली को काट नहीं पाता। एक प्रकार से वो अपनी गलती कबूल नहीं करता। अगर वो अपनी उंगली काट लिया होता तो सर कटने से बच जाता। इसके बाद इनका बॉस इन दोनों को नॉर्मल नाम के एक कंट्री में जाने के लिए बोलता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें नॉर्मल कंट्री के अंदर ओलिसिस नाम के एक शेरिफ को दिखाया जाता है। उसके साथ में उसका पार्टनर माइक भी था। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ओलिसिस अभी अभी शेरिफ बन करके इस शहर में आया है। एक प्रकार से इस शहर में उसका ट्रांसफर हुआ है और ये ट्रांसफर सीमित है, यानी कि सिर्फ वो 8 हफ्तों के लिए ही यहाँ पर आया है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ के जो शेरिफ थे उनकी अभी हाल ही में मौत हो गई है, तो इसलिए ओलिसिस को उनकी जगह पर भेजा गया है। ओलिसिस जब उनके दफ्तर में जाता है तब वो एंथनी की फोटो को देखता है। ये वही शेरिफ है जिनकी अभी हाल ही में मौत हुई है। जब वो उनके डेथ सर्टिफिकेट को चेक करता है तब उसे मालूम चलता है कि हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हुई है। लेकिन जब वो एंथनी के हथियार वाले कमरे में जाता है तब वो वहाँ पर ढेर सारे हथियार को देखता है, प्लस यहाँ पर बम बारूद गोले भी रखे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि जंग में जाने की तैयारी हो रही हो। फिलहाल ओलिसिस को भी समझ में नहीं आता है कि आखिर इतने सारे हथियार क्यों रखे गए हैं। जब वो बाहर जाता है तो पार्किंग साइड एरिया में बड़ी सी मशीन भी देखता है। उसी समय ओलिसिस को खबर मिलती है कि एक दुकान पर किसी चीज को लेकर के विवाद हो रहा है। दरअसल एक बूढ़ा कस्टमर था जो सामान को लेकर के दुकानदार से बहस कर रहा था। जब इस बारे में शेरिफ को मालूम चला तब वो दुकान पर आकर के इन दोनों के बहस को शांत करते हैं। कस्टमर का कहना था कि ऑनलाइन पर सामान सस्ता है लेकिन दुकानदार उसी सामान को महंगा दे रहा है। फिलहाल जैसे तैसे करके ये लोग मामले को रफा दफा करते हैं। उसी समय ओलिसिस को दुकान के अंदर एक बॉक्स दिखाई देता है जिसे बहुत ही अच्छी तरीके से सिक्योर किया गया था। हालांकि इस बारे में वो दुकानदार से पूछता भी है। दुकानदार कहता है कि इसमें स्टैम्प पेपर है, पेड़ों को जड़ से खत्म करने के लिए कुछ दवाइयाँ है। लेकिन ये बात ओलिसिस को कुछ हजम नहीं होती। वो कुछ और पूछ पाता उससे पहले ही ओलिसिस के पास एक बूढ़ी औरत आ जाती है जो उसे लेकर के अपने दुकान पर जाती है। उसकी शिकायत थी कि उसने सामान मंगाया था और उसके सामान का कलर अलग है। उसी समय ओलिसिस को दुकान के अंदर रेडियो की आवाज सुनाई देती है। तब जाकर उसे मालूम चलता है कि बूढ़ी औरत ने अपने दुकान पर रेडियो रखा है। पुलिस वालों के बीच में जो बातें होती है वो इस चीज को सुन सकती है। हालांकि वो ये कहती है कि वो बहुत अकेली है और अकेलेपन को दूर करने के लिए उसने ये रेडियो रखा है। फिलहाल इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो हमें कहानी में आगे पता चल ही जाएगा। अभी के लिए माइक और ओलिसिस ये दोनों मेयर के घर पर जाते हैं। इस शहर के जो मेयर थे उन्होंने एंथनी के लिए अपने घर पर शोक सभा रखा था। यहाँ ओलिसिस की मुलाकात डॉक्टर वोल्टर से होती है जिन्होंने एंथनी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाया है। ओलिसिस उनसे पूछता है कि आखिर एंथनी के साथ क्या हुआ था। तब वोल्टर बताता है कि उसे मछली पकड़ने और शराब पीने का बड़ा शौक था। हमें उसकी लाश उसके ही घर के पीछे बर्फ में जमी हुई मिली। उसके हाथ में मछली पकड़ने वाली रोड थी। शायद वो मछली पकड़ करके वापस घर आ रहा था और उसने ढेर सारा शराब भी पी रखा था। वो बाहर ही गिर करके बर्फ में जम गया होगा। फिलहाल अभी के लिए हमें यही पता चला है। फिलहाल उसी वक्त यहाँ पर मेयर आ जाते हैं। ओलिसिस से बात करने के लिए वो वोल्टर को बाहर भेज देते हैं। मेयर से उसकी ज्यादा बातें नहीं हो पाती है। मेयर बस इतना कहता है कि तुम अच्छे शेरिफ बनोगे। इसके बाद वो बाहर चला जाता है। इसके बाद ओलिसिस जब खिड़की से बाहर देखता है तब वो एक लड़की को पुलिस वाले से बहस करते हुए देखता है। वैसे यहीं पर मैं आपको बता दूं कि इस लड़की का नाम एलेक्स है और वो एंथनी की बेटी है। रात में डिनर करने के लिए ओलिसिस एक होटल में जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात मायरा नाम की एक लड़की से होती है। वो उससे एंथनी के बारे में पूछता है। मायरा बताती है कि एंथनी आए दिन यहीं पर आता था। उसे शराब पीने का बड़ा शौक था और वो मछली भी पकड़ता था। सुनने में तो यही आ रहा है कि जिस दिन उसकी मौत हुई उस दिन वो मछली पकड़कर ही वापस लौट रहा था। कार को ड्राइव करते हुए जब ओलिसिस घर की तरफ जा रहा था तभी रास्ते में उसे एक वैन दिखाई देती है। वो तो बस चेक करने के लिए वैन के पास गया था, लेकिन वहाँ जाने के बाद उसे मालूम चलता है कि ये तो एलेक्स है जो कार में ड्रिंक कर रही थी और वो काफी ज्यादा उदास थी। ओलिसिस भी उसके साथ में ड्रिंक करने के लिए उसके बगल वाले सीट में जाकर के बैठ जाता है। पीना तो एक बहाना था, वो बस उसके गम को जानना चाहता था। वो एलेक्स
एलेक्स के हाथों में गन देखता है। इसके बाद वो उससे पूछता भी है कि आखिर बात क्या है। एलेक्स कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मेरे डैड की मौत हुई है। अक्सर मेरे डैड इस शहर को लेकर के काफी परेशान रहते थे। इस शहर में न जाने क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी हो रहा है उस बारे में मेरे डैड को पता था। एलेक्स ये भी बताती है कि कुछ लोग मुझे काम पर आने से रोक रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरी वजह से वे लोग परेशान होंगे। यहाँ ओलिसिस को यह भी मालूम चलता है कि एलेक्स कई दिनों से ठीक से सोई नहीं है, इसीलिए वो एलेक्स को अपने साथ लेकर के स्टेशन में जाता है, जहाँ पर उसे जेल के अंदर सोने के लिए जगह देता है। एलेक्स को कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि वो बस सोना चाहती थी। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें नोरा और कीथ नाम के एक कपल को दिखाया जाता है। ये दोनों किसी चीज को लूटने की प्लानिंग कर रहे थे। अगले दिन सुबह में ओलिसिस नाश्ता लेकर के एलेक्स के पास जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि एलेक्स अभी भी सोई हुई थी, इसलिए वो उसे उठाता नहीं है, बल्कि वो नाश्ता रखने के बाद अपना काम करने के लिए चला जाता है। जब सभी लोग अपना काम कर रहे थे तभी अचानक से इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है। चेक करने पर मालूम चलता है कि बैंक में कुछ हुआ है। दरअसल बात ऐसी थी कि नोरा और कीथ ये दोनों गन लेकर के बैंक लूटने के लिए बैंक के अंदर चले गए थे। यहाँ पर हमें यह भी मालूम चलता है कि याकूजा मेंबर के जिनकी उंगलियां कटी थी वो यहीं पर गार्ड की नौकरी कर रहे थे। उसी समय अचानक से एक आदमी को दिल का दौरा पड़ने लगता है। जैसे तैसे करके बड़ी मुश्किल से वो दवाई को अपने जेब से बाहर निकालता है, लेकिन खा नहीं पाता। जल्दी से कीथ जा करके उस आदमी को दवाई खिलाता है और फिर वो नॉर्मल हो जाता है। लेकिन इस दौरान इनका ध्यान भटका हुआ था। इस दौरान जोय अपने फोन में एक नंबर डायल करता है और ये नंबर डायल करने के तुरंत बाद याकूजा गैंग के पास एक मैसेज चला जाता है। गैंग के मेंबर को इतना तो मालूम चल जाता है कि नॉर्मल शहर में कुछ बहुत बुरा हो रहा है। उसी समय जोय को जैसे मौका मिलता है तो वो एक चाकू से कीथ पर हमला कर देता है, जिस वजह से कीथ जख्मी हो जाता है। लेकिन जैसे ही नोरा को इस बारे में मालूम चलता है तो वो जोय को शूट कर देती है। अच्छी बात ये थी कि जोय ने जैकेट पहन रखा था, इसीलिए उसे गोली नहीं लगती, लेकिन उसका साथी मारा जाता है। इस दौरान गलती से एक गोली जा करके कीथ के गले पर लग जाती है, जिसकी वजह से वो जख्मी हो जाता है और उसके शरीर से ब्लड निकलने लगता है। खैर उसी समय ओलिसिस अपनी टीम को लेकर के बैंक के बाहर आकर पहुंच जाता है। पुलिस वाले जल्दी से हथियार को रेडी करने लगते हैं, लेकिन तभी ओलिसिस इन्हें हथियार चलाने से मना करता है। वो कहता है कि मैं अकेले ही अंदर जा करके सब कुछ हैंडल कर लूंगा, तुम्हें खून खराबा करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहने के बाद वो अकेले ही अंदर जाने लगता है, लेकिन जैसे ही वो गेट पर पहुंचता है तो उसी समय पुलिस वाले उस पर गोलियां चलाने लगते हैं। इन पुलिस वालों को पता नहीं अचानक से क्या हो जाता है, ये लोग लगातार फायरिंग करने लगते हैं। इनके फायरिंग की वजह से बैंक के कुछ स्टाफ भी मारे जाते हैं। बदले में ओलिसिस भी फायरिंग करता है और वो एक पुलिस वाले का कान ही उड़ा देता है। इसके बाद माइक लगातार फायरिंग करने लगता है। इस दौरान ओलिसिस जल्दी से जा करके नोरा और कीथ को कवर में ले जा करके छुप जाता है। तभी नोरा उससे कहती है कि तुम तो पुलिस वाले हो, वे लोग तुम पर फायरिंग क्यों कर रहे हैं? जिस पर ओलिसिस कहता है कि बात कुछ और है, इसीलिए। उसी समय ओलिसिस अपने सामने बैंक के मैनेजर को देखता है और उससे पूछता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। इसके बाद वो इन सब को एक लॉकर में लेकर जाता है, जहाँ पर ये लोग ढेर सारा ईंट का सोना, पैसा और भी बहुत कुछ देखते हैं। शायद इसी चीज के लिए वे लोग ये सब कर रहे हैं। बैंक के मैनेजर को जैसे मौका मिलता है तो वो भागने लगता है। वो जल्दी से भाग करके अपने ड्रॉवर के पास जाता है, जहाँ पर उसने गन छुपा कर रखा था। वो गन निकाल करके ओलिसिस पर फायरिंग करता है, उससे पहले ही वो उसे शूट कर देता है, जिससे बैंक के मैनेजर का काम तमाम हो जाता है। इसके बाद ओलिसिस अंदर जाता है और वो इन दोनों से कहता है कि अब हमें साथ में मिल करके काम करना होगा, हमें एक टीम बनानी होगी, क्योंकि मुझे बस इतना पता है कि बाहर के लोग हम तीनों को जान से मारना चाहते हैं। अगर हमें जिंदा रहना है तो हम तीनों को एक साथ रहना होगा। उसी समय अचानक से कॉल बजने लगता है। जब वो कॉल को उठाता है तब उसे मालूम चलता है कि उसके पास मेयर ने कॉल किया है और वो इस वक्त बैंक के बाहर ही खड़ा था। वो ओलिसिस से कहता है कि तुम अकेले हो चुके हो और मेरे साथ में पूरा शहर है। हालांकि ओलिसिस उससे कहता भी है कि आप ये सब क्यों कर रहे हो, जिस पर मेयर उससे कहता है कि तुम्हें नहीं पता है कि हमारे शहर का कितना बुरा हाल था। हमारे शहर के लोगों को कोई पूछने तक नहीं आता था, क्योंकि हमारा शहर लोगों से दूर था। याकूजा गैंग के लोगों ने हमें ऑफर दिया, वो बहुत पैसा कमा रहे थे और उसे एक साथ ले जाना उनके लिए मुश्किल हो रहा था, इसीलिए उन्होंने अपना सामान हमें रखने के लिए दिया। इसके बदले में उन्होंने हमें बहुत पैसा दिया। उन्हीं पैसों से हमारे हालत में सुधार आ गया, हमारा शहर पहले से काफी ठीक हो गया। वैसे तुमने सब कुछ देख लिया है, इसलिए तुम्हारा मरना कंफर्म है, लेकिन जिन लोगों ने बैंक को लूटने की कोशिश की, अगर तुम उन दोनों को मार देते हो तो तुम्हें एक भी खरोच नहीं आएगी, हम तुम्हें बचा लेंगे। लेकिन तभी ओलिसिस उसका फोन रख देता है। इसके बाद अचानक से पूरी बिल्डिंग की
लाइट चली जाती है और फिर धीरे धीरे पूरे शहर की लाइट गायब हो जाती है। दरअसल लाइट्स को ओलिसिस ने ही बंद करवाया था। अंधेरे का फायदा उठा करके वो मेयर को गन से उड़ा देता है। इसके बाद वो लगातार फायरिंग करता है और कई सारी गाड़ियों को उड़ा देता है। इस तरीके से वो नोरा और कीथ को लेकर के यहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ याकुजा गैंग का बॉस बार बार नॉर्मल में कॉल कर रहा था, लेकिन जब कोई उसका कॉल रिसीव नहीं करता है तब वो अपने आदमियों के साथ नॉर्मल के लिए रवाना होता है। इधर ओलिसिस जल्दी से इन दोनों को लेकर के एक दुकान के अंदर चला जाता है। कीथ को चाकू लगा हुआ था, इसलिए वो जख्मी हालत में था। इस दुकान में वही बुढ़िया थी जिसे आप लोगों ने पहले ही देखा था। उसके दुकान में रेडियो भी था। ओलिसिस उस रेडियो को इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन तभी अचानक से वो बूढ़ी औरत उस पर गन से फायरिंग करने लगती है। वो ओलिसिस को कई बार गन से शूट करती है, लेकिन वो जल्दी से कवर में चला जाता है। तभी नोरा भी गन लेकर के उस बूढ़ी औरत पर फायरिंग करती है, जिसकी वजह से वो बूढ़ी औरत थोड़ा पीछे के साइड में हट जाती है। इस दौरान ओलिसिस को जैसे मौका मिलता है तो वो पीछे के साइड में चला जाता है, जहाँ से वो बूढ़ी औरत पर एक सामान गिरा देता है और उसी समय मौका देख करके नोरा उस बूढ़ी औरत पर हमला कर देती है। नोरा को एक पिन मिल जाता है जिससे वो उस बूढ़ी औरत को खत्म कर देती है। इसके बाद ओलिसिस जा करके कीथ के जख्मों पर मलहम पट्टी करता है और इन्हें ये भी बताता है कि हमें पुलिस स्टेशन तक जाना होगा। वहाँ पर एक बड़ी सी गाड़ी रखी हुई है जिसका इस्तेमाल करके हम यहाँ से निकल सकते हैं। इसके बाद ये सभी लोग पुलिस स्टेशन की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से रास्ते में एक आदमी इन पर गन से फायरिंग करने लगता है। ओलिसिस को गोली लगती है और वो दुकान में गिर पड़ता है। अच्छा था कि उसने जैकेट पहन रखा था, इसलिए उसे गोली लगती नहीं है। इस दौरान नोरा और कीथ जल्दी से जा करके एक कार के पीछे छुप जाते हैं। तभी अचानक से दुकान के अंदर ओलिसिस के ऊपर एक आदमी हमला कर देता है। दरअसल ये वही दुकान वाला था जिसका झगड़ा ओलिसिस ने शांत करवाया था। वो ओलिसिस के जान का दुश्मन बन जाता है, उस पर हमला करके उसे जान से मारने की कोशिश करता है। तभी ओलिसिस उसकी आंखों पर स्प्रे करके उस पर एक कील से हमला कर देता है। वो कील उसकी आंख में घुस जाती है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद ओलिसिस उस बॉक्स को खोलता है जिसको उसने काफी सिक्योर करके रखा था। उस बॉक्स में ढेर सारा फ्लेयर और डायनामाइट रखा हुआ था। इधर वो जो आदमी था वो नोरा और कीथ के ऊपर लगातार फायरिंग कर रहा था। कीथ को जैसे ही मौका मिलता है तो वो उस आदमी पर हमला भी करता है, लेकिन कीथ जख्मी हालत में था इसलिए वो हार जाता है। इसके बाद वो आदमी चाकू लेकर के नोरा को मारने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी अचानक से उस आदमी के ऊपर एक बड़ा सा बोर्ड गिर जाता है जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। लेकिन उसी समय यहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो इन पर फायरिंग करने लगते हैं। इन्हें यह भी मालूम चलता है कि इनका एक आदमी मारा जा चुका है। तभी अचानक से इन लोगों के पास कुछ फ्लेयर्स आकर के गिरने लगती हैं, जिसे ओलिसिस ही फेंक रहा था। इन लोगों को लगा कि ये तो रोड फ्लेयर है, इससे क्या ही होगा, लेकिन तभी अचानक से फ्लेयर में धमाका होता है। उसी समय माइक एक फ्लेयर को उठा करके उसे बुझा देता है। उसने सोचा कि बहुत बड़ा तीर मार दिया है। तभी अचानक से वो फ्लेयर फट जाता है, जिसकी वजह से मौके पर ही माइक की मौत हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर और भी फ्लेयर फटते हैं, जिसकी वजह से और भी लोगों की जान जाती है। इधर में नोरा और कीथ को दिखाया जाता है जो पुलिस स्टेशन पहुंच चुके थे और ये लोग उस गाड़ी को स्टार्ट कर रहे थे। तभी अचानक से दफ्तर में काम कर रही एक महिला की नजर इन पर पड़ती है। इसके बाद वो राइफल लेकर के इनकी तरफ आगे बढ़ने लगती है। वो तो अच्छा था कि समय पर ओलिसिस आ जाता है जो राइफल छीन लेता है और वो महिला नीचे गिर पड़ती है। महिला के ठीक ऊपर एक कार रखा गया था जो उस महिला पर गिर पड़ता है, जिसकी वजह से मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद वो नोरा और कीथ के पास जाता है और उन्हें ये गाड़ी स्टार्ट करना सिखाता है और इनसे ये भी कहता है कि तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ, मुझे इस मामले को साफ करना होगा। मतलब कि वो खुद नहीं जाता है बल्कि वो इन दोनों को यहाँ से निकाल देता है। वो जाकर के कुछ हथियार और जैकेट पहन लेता है। वो इन पूरे शहर वालों को सबक सिखाने के लिए जा रहा था। जैसे वो गन लेकर के बाहर निकलता है तो उसी वक्त यहाँ पर मायरा आ जाती है जो उसे गन से शूट कर देती है। वो तो अच्छा था कि उसने जैकेट पहन रखा था, इसलिए गोली नहीं लगती है, बस वो जख्मी होकर के जमीन पर गिर पड़ता है। इसके बाद मायरा उसे सच्चाई बताती है। वो ओलिसिस को बताती है कि एंथनी को मैंने ही मारा था क्योंकि वो हमारे डील्स के खिलाफ में था। वो नहीं चाहता था कि हम याकुजा गैंग के साथ में काम करें। उस रात जब वो होटल में आया था तब मैंने उसके ड्रिंक में बेहोशी का दवा मिला दिया। बेहोशी की हालत में जब वो बर्फ में पड़ा हुआ था तब मैंने उस पर और बर्फ डाल दिया ताकि ये सब कुछ एक एक्सीडेंट लगे। वो अभी भी नहीं मरा था, इसलिए मैंने उस पर पानी फेंक दिया। इसके बाद वो शॉर्ट गन से ओलिसिस को भी मारने वाली थी, लेकिन तभी एलेक्स उस पर हमला करके उसे अपनी तरफ खींच लेती
है और उसका गन निकाल करके उसी के गन से उसे शूट करके खत्म कर देती है। एलेक्स जेल के अंदर ही थी, ये बात सबको पता होगा। फिलहाल एलेक्स के डैड को मारा गया था और उसके डैड को मारने के लिए पूरे शहर का हाथ था, इसलिए अब वो ओलिसिस के साथ में मिल करके पूरे शहर वाले से बदला लेना चाहती थी। यहाँ ओलिसिस उसे अपना प्लान बताता है। उसी समय पुलिस स्टेशन के बाहर बहुत से लोग आकर खड़े हो जाते हैं। इन सभी लोगों के हाथ में हथियार था। जैसे ही एलेक्स कार लेकर के बाहर निकलती है तो सभी लोग उस पर फायरिंग करने लगते हैं। इसके बाद एलेक्स इन सबको कार से ठोकते हुए निकल जाती है। जोए को पता चल जाता है कि वो कहाँ जा रही है। कार लेकर के एलेक्स सीधा बैंक में जाती है। जैसे ही वो बैंक में पहुंचती है तो उसी समय रेडियो के जरिए ओलिसिस शहर वालों से बात करता है। वो इन लोगों को बताता है कि मेरी डिप्टी तुम्हारी तिजोरी को घेर रही है। अगर मेरी मौत हुई तो जोरदार धमाका होगा जिससे तुम्हारा सारा खजाना बर्बाद हो जाएगा। दरअसल सीन कुछ ऐसा था कि एलेक्स डायनामाइट ले जा करके तिजोरी के पास रख देती है और उन डायनामाइट्स को वो एक्टिवेट भी कर देती है। इसके बाद वो इन लोगों से मिल करके इनके सामने अपना प्रपोजल रखता है। वो इन्हें बताता है कि हम बैंक को साफ करेंगे और ऐसा दिखावा करेंगे जैसे कि सब कुछ एक एक्सीडेंट था, हमें बस नॉर्मल रहना है। याकुजा आएंगे और हम उन्हें ऐसा दिखाएंगे कि एक एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से अलार्म बज गया। इस तरह से सारा मामला शांत हो जाएगा। सभी लोगों को ये प्लान काफी अच्छा लगता है, इसीलिए अगले दिन सुबह में सभी लोग मिल करके यहाँ पर एक ऐसा माहौल बनाते हैं ताकि लगे कि सब कुछ एक एक्सीडेंट ही था। हालांकि कुछ समय के बाद जब याकुजा गैंग आती है तब पुलिस वाला उन्हें सारे सिचुएशन के बारे में बताता है। उन्हें ये भी बताता है कि सब कुछ बस एक एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन वो मानते नहीं है। अपना माल देखने के लिए बैंक में जाते हैं। जब ये लोग अपना तिजोरी देखते हैं तब इन्हें शांति मिलती है। इसके बाद शहर के लोग याकुजा गैंग के लिए काफी अच्छा सा खाना बनवाते हैं। डिनर के दौरान सब कुछ काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन तभी बार का एक आदमी बोतल खोलता है। उसकी ढक्कन एक सामान से जाकर के टकरा जाती है। दीवार पर लटका हुआ सामान गलती से गन के ऊपर गिर पड़ता है। शॉट गन नीचे गिरता है और उसका ट्रिगर दब जाता है, जिससे गोली चल जाती है और गोली जा करके याकुजा गैंग के बॉस को उड़ा देती है। मौके पर ही बॉस की मौत हो जाती है, जिससे गैंग वाले काफी भड़क जाते हैं और फिर इन लोगों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। पुलिस वाले और याकुजा गैंग के मेंबर इन दोनों के बीच में काफी लंबे समय तक फाइट चलती है। जोए और ओलिसिस के बीच में फाइट हो रही थी और जैसे ही ओलिसिस को मौका मिलता है तो वो जोए को मार देता है। याकुजा गैंग के काफी मेंबर मारे जा चुके थे। ऐसा नहीं था कि पुलिस वाले नहीं मारे गए, बहुत से पुलिस वाले भी मारे गए। सिर्फ 3 पुलिस वाले ही बचे हुए थे, जो आगे चल करके नॉर्मल शहर को यही लोग संभालते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।